स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल में। टीम दृष्टि ने कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की हैं विद्यार्थियों के लिए, जिनमें उन परीक्षार्थियों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है जो सुदूरतम क्षेत्रों में रहते हैं, किसी कारण से दृष्टि के ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाए हैं। विशेष रूप से उत्तर लेखन क्षमता पर कई बार ऐसा विद्यार्थियों द्वारा मांग किया गया कि सर आंसर राइटिंग के लिए भी कुछ किया जाए। तो इस संदर्भ में टीम दृष्टि ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, हालांकि ये यूपीएससी या अन्य पीसीएस के विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी सहयोगी साबित होगा, यूपीपीसीएस के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का एक सारगर्भित उत्तर एक बेहतर रणनीति और तकनीकी के साथ, ताकि आप में उत्तर लेखन क्षमता यानी आंसर राइटिंग स्किल का बेहतर डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस प्रक्रिया में यूपीपीसीएस के 2021 के मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर ऑलरेडी आपको मिल चुका है। प्रत्येक सेशन एक प्रश्न के एक उत्तर से संबंधित होता है। अभी हम लोग 2020 का जो प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर में, उसके उत्तर को संप्रेषित कर रहे हैं। मैं संजीव श्रीवास्तव यह कार्य भूगोल, पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन के प्रश्नों के लिए, साथ ही साथ जो थर्ड पेपर में कृषि और उद्योग जो इकोनॉमिक्स के साथ जुड़कर आता है उसके प्रश्नों का विश्लेषण भी कर रहा हूं। तो 2020 के जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न हैं उस प्रक्रिया में एक प्रश्न है भौतिक भूगोल से, विश्व के भौतिक भूगोल से, जो ग्लेशिएटेड जो लैंडफॉर्म्स है उस पर बेस्ड है। उसी का आज विश्लेषण हम लोग करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न को, और प्रश्न के बाद उसके अंडरस्टैंडिंग अर्थात डिमांड को, तब एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और तब फिर आपको बताएंगे इसका उत्तर कैसे बनेगा। जो प्रश्न है ये छठा प्रश्न है 2020 के मुख्य परीक्षा का। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों का आकार प्रदान करने में हिमनदों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये एक ही पार्ट है लेकिन 200 शब्द में है। प्रश्न का उत्तर काफी बड़ा भी होगा, 200 शब्दों में है, और 200 शब्द का मतलब हो गया 12 अंक। मैं जो तरीका बता रहा हूं उसमें डायग्राम, मॉडल, फ्लो चार्ट सब आएगा। जिस प्रक्रिया को यदि आप फॉलो करें तो मुझे उम्मीद है कि 75% अंक तक आप सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि भौतिक भूगोल ऑलमोस्ट साइंस की तरह होता है। साथ ही साथ जो बेस्ट प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण जिसको कहते हैं, उसको फॉलो करना है। तो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अर्थात हिमरेखा के ऊपर स्थल रूप का यहाँ ट्रांसलेशन दिया गया है लैंडफॉर्म्स, अर्थात आप कह सकते हैं स्थलाकृतियों, है ना। स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में अर्थात शेपिंग, तो यहां हम कह सकते हैं स्थल रूपों के निर्माण प्रक्रिया। अर्थात इस प्रश्न की समझ का विकास करें या समझे हम इसको, तो सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा करें, या उच्च पर्वतीय प्रदेशों में हिमानियां किस किस प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, यही पूछा गया है। अर्थात सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। ये मैं हमेशा इसलिए आपको बताता हूं या प्रयास करता हूं कि आप इस बात पर जोर देके सोचिए। सबसे पहले प्रश्न आपसे मांग क्या करता है, क्योंकि हो सकता है आपके पास जानकारी बहुत ज्यादा हो या बेहतर भी हो, परंतु प्रश्न के मांग के अनुरूप यदि आप उत्तर नहीं बनाते हैं तो बेहतर अंक नहीं आएगा। क्योंकि जो लोग बोर्ड में हैं उनकी ये राय है कि आपको प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, ना कि बेवजह की जानकारी, यदि आप जानते हैं तब। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन में यह है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ही हिमनद होंगे। तो सिंपल पर्वतीय क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में ही होगा, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश में, क्योंकि हिमानियों का वर्गीकरण भी 3 भाग में या 3 प्रकार से होता है। ध्रुवीय प्रदेश की हिमानियां इस प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण नहीं करती। तो उच्च पर्वतीय प्रदेश अर्थात यह स्पष्ट है कि यहीं पर स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। तो हमें सिंपल जानना है हिमानी निर्मित स्थलाकृतियां मीन्स लैंडफॉर्म्स associated with the glaciers. Obviously that would work on the high mountains or maybe the high altitude, but altitude is not concerned, mountains are concerned. जो टर्म दिया है उसी पे हम रहते हैं। एल्टीट्यूड वही हुआ, ऊंचाई। तो
हिमानी निर्मित असलाकृतियां ये दो भाग में बढ़ जाएंगी। पहला अपर्दन से निर्मित और दूसरा निक्षेपण से निर्मित। अब इसी में टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग तो यही है सिंपल कि हम प्रश्न को तोड़ दिए। हालांकि जो टर्म्स होता है उसको मेंशन करना चाहिए, मैं परिचय या इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा। अब यहां पर हम बनाएंगे प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर, प्रस्तुतिकरण। इसी को हमने कहा प्रेजेंटेशन, अर्थात किस फॉर्म में क्रमशः हम कैसे लिखेंगे इसको। ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या लिखना है। उत्तर का जो डायरेक्शन है वो हिमानी निर्मित असलाकृतियों को लिखना है, जिसमें कि अपर्दन से और निक्षेप से जो निर्मित असलाकृतियां हैं उनको क्रमशः लिखेंगे। अब इसमें प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आएगा परिचय, हम जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो इस प्रश्न का तो एक ही भाग है, तो इसका कोई डाउट ही नहीं है कि दूसरे का या पहले का। तो हिमानी निर्मित असलाकृतियों, इसका सामान्य परिचय आप देना चाहते हैं तो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमानी निर्मित अपर्द या हिमानी के अपर्दन एवं निक्षेप से निम्नलिखित असलाकृतियों का निर्माण होता है। परिचय में सिंपल आप ये दे सकते हैं, अर्थात यहां पर आप 15 से मैक्सिमम 20 शब्द ले सकते हैं। 15 शब्द में हो तो ज्यादा बेहतर है। और इसके बाद एक फ्लो चार्ट लेंगे जिसमें कि हम स्पष्ट कर देंगे कि कौन कौन सी असलाकृतियां अपर्दन से और एक क्रम में कंसिक्वेंटली और कौन सी असलाकृतियां निक्षेपण से निर्मित होती हैं। तो यहां पर एक चार्ट दे देंगे और उसके बाद चार्ट के अनुरूप जो सीक्वेंस होगा 1 बाय 1 उसको हम विश्लेषित करेंगे और फिर प्रयास करेंगे उसी क्रम में कंसिक्वेंटली एक पिक्चर बना दें, ताकि लगे कि हाँ क्रम से ऐसे ही असलाकृतियों का विकास हुआ है। तो यहां पर चार्ट के बाद अपर्दन से निर्मित, और पुनः निक्षेपण से निर्मित असलाकृतियों की चर्चा कर देनी है। अच्छी बात है कि ये 200 शब्द का प्रश्न है, तो आराम से आप कंटेंट कंसेप्ट के साथ पिक्चर या मैप या डायग्राम भी बना सकते हैं। ये चार्ट की चर्चा में इसलिए कर रहा था क्योंकि शब्द सीमा के कारण हो सकता है आप सभी टर्म्स को एक्सप्लेन न कर पाए। शब्द सीमा का ध्यान रखना है हमें, ये डिसिप्लिन या अनुशासन है। तो उस परिस्थिति में फ्लो चार्ट ये बता देगा कि मुझे जानकारी सभी की है, मुझे जानकारी सभी की है, परंतु शब्द सीमा के कारण मैं अनुशासित होकर उत्तर लिख रहा हूं। इसलिए फ्लो चार्ट के बाद जितना संभव हो सका उतने को हमने प्रेजेंट किया है। हालांकि शब्दों की बचत कर करके हम लिखेंगे तो शायद पूरा का पूरा हो भी जाए, लेकिन यदि 10 शब्द हम एक पे खर्च करते हैं तो 10 टर्म्स में 100 शब्द हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन, चार्ट, इन सबको मिला दें तो लगभग 15 से 16 टर्म्स को हम मेंशन कर सकते हैं। और यह हम प्रयास करेंगे एक क्रम में देने पे तो एक वाक्य में ही 3, 4, 5 असलाकृतियों को समेट देंगे, तो वहां पर सारे असलाकृतियों को हम लिख सकते हैं। यही इस प्रश्न का प्रेजेंटेशन होगा। अब यहां पर जैसे 15 से 20 शब्द हुआ, चार्ट तो दे दिया हमने। अपर्दन से ज्यादा असलाकृति निर्मित होते हैं तो 110 शब्द हम अपर्दन पे रखेंगे और रेस्ट हम ले लेंगे निक्षेपण के लिए। मतलब 110, 15, 125 हो गया। तो 60 शब्दों का प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे। 60 शब्दों का 60 वर्ड्स शुड बी कंसर्न विद द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, है ना। तो सिंपली ग्लेशियर से जो इरोजन और डिपोजिशन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसी की चर्चा करनी है हमें। तो यही इसका हो जाएगा प्रेजेंटेशन। तो आपको लगेगा कि निक्षेप से अपर्दन में पूरी तरह से डबल तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट डबल 110 शब्द मैंने दिया है। क्यों ऐसा है? उसका कारण यह है कि अपर्दन से निर्मित असलाकृतियां निक्षेप की तुलना में कम है, तो ऑब्वियसली वहां वर्ड ज्यादा लगेगा। दूसरा, प्रारंभ में जब किसी भी चीज का विश्लेषण किया जाता है तो थोड़ा बेहतर प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। आगे आप शब्दों को और कम कर दें, ये राइटिंग का एक प्रोफेशनलिज्म है, इसीलिए निक्षेप वाले में मैंने शब्दों को कम रखा है। तो पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन में हमें क्या लिखना था, प्रश्न की मांग क्या है, ये हमने देखा। दूसरा, प्रेजेंटेशन में परिचय के साथ साथ ओवरऑल जो प्रश्न का जो
अपर्दन से या निक्षेप से जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, कितने टर्म्स आएंगे, वो चार्ट से और भी क्लियर हो जाएगा। इसी फ्लो में हम इसका प्रेजेंटेशन बनाएंगे। उम्मीद करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन के साथ साथ जो प्रेजेंटेशन है अर्थात प्रस्तुतिकरण है वो भी आपको समझ में आया होगा। अब आपको हम उत्तर बताते हैं, आखिर आप इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे एक फ्लो में, क्योंकि फ्लो में जब भी आप लिखते हैं तो बेहतर भी होता है, अर्थात एक लाइन या एक कंटेंट से दूसरा कंटेंट निकलता और विकसित होता हुआ दिखे, तब उत्तर बहुत ही गुणवत्ता युक्त माना जाता है, इसको बेस्ट प्रेजेंटेशन माना जाता है ना। तो चलते हैं और फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या और कैसे होगा। पहले हम लिखेंगे परिचय। अब आप उत्तर एग्जामिनेशन हॉल में जब लिखेंगे तो परिचय लिख करके नहीं, परिचय ये आपके लिए मैंने बताया 15 से 20 शब्द के आसपास में हम इसको खर्च करेंगे। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में हिमानी के अपर्दन एवं निक्षेपण से, अब देखो यहाँ पे लिखने का तरीका दो हो सकता है। फिर इसके बाद निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और यह विविध स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं विविध लिख दे रहा हूं, विविध। अब यहाँ प्रकार लिखने की जरूरत नहीं है, विविध स्थलाकृतियों का निर्मित होती है। शब्द यहाँ एक बच जा रहा है, निर्मित होती है। ये हो गया इसका परिचय। अब इस परिचय के बाद हम उस फ्लो चार्ट को देंगे जो प्रेजेंटेशन में हमने आपको बताया था। देखिए फ्लो चार्ट है ना, 15 से 20 शब्द। अब आप देखिए ध्यान से, तो ये 12 के आसपास या 11 के आसपास 12 शब्द मैंने लिखा है। आप एक आध दो शब्द बढ़ा देते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली यदि आप लिखें तो प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी कम लिख सकते हैं, इसको 10 भी किया सकता है। तो प्रश्न के अनुरूप जो है उच्च पर्वतीय प्रदेशों की चर्चा करते हुए हिमानी, अपर्दन और निक्षेपण, है ना। अब यहां पर चार्ट कैसे देंगे, तो यहां पहले लिख देंगे हिमानी निर्मित स्थलाकृतियां, है ना। ये फ्लोचार्ट का शुरुआत हो जाएगा। अब यहां से एक पार्ट हो जाएगा इसका अपर्दन। आवश्यकता नहीं है कि अपर्दन निर्मित स्थलाकृतियां लिखे, चूंकि प्रारंभ में वहां पर लिख ही दिया है। और दूसरा पार्ट हो जाएगा निक्षेपण, है ना, अर्थात डिपोजिशन, अपर्दन और निक्षेपण। अब यहां प्रयास हम ये करेंगे कि एक क्रम में जिस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसी क्रम में इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। तो इतने में नहीं आएगा, 2 लाइन इसमें लेना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा इधर शुरू करता हूं। जैसे पहला हो जाएगा, आपने सुना होगा जैसे भी आकार की घाटी या आई आकार की घाटी नदी बनाती है, हिमानी बनाती है यू आकार की घाटी, ये यहां पर बनेगा लटकती घाटी, है ना। तो पहला हो जाएगा यू आकार की घाटी, दूसरा हो जाएगा लटकती घाटी, हैंगिंग वैली। यहां पे आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आकार घाटी। कोई जरूरी नहीं है कि आप यू आकार की घाटी भी लिखें, लटकती घाटी, है ना। तीसरा हो जाएगा तली पात्र, टॉर्न, अंगुली आकार की झील, अंगुली आकार झील। देखो ये एक तीनों क्रम में बनते हैं, इसलिए इन तीनों को मैंने एक क्रम में दिया है, तली पात्र, रॉक बेसिन, टॉर्न, उंगली आकार की झील। क्लियर हो गया। ये कैसे बनता है हम आगे बताएंगे, पिक्चर भी उसका देंगे। इसके बाद सर्क,
इसी को सर्क इंग्लिश टर्म बेसिकली, इसी को कहते हैं हिमगह्वर। हिमगह्वर। देखो हिमगह्वर के बाद जो बनेगा पांचवा, ये जब चारों ओर से बन जाएगा तो बन जाता है पिरामिडल हॉर्न। पिरामिडल हॉर्न, ठीक है। अब यहां पे मैं लेता हूं छठा, जो छठा है पिरामिडल हॉर्न। जब टूटेगा तो बनेगा इरेट, इसको अरेट भी कई लोग लिखते हैं, इरेट। पिरामिडल हॉर्न टूटेगा तो इरेट, कॉल, नूनाटक। नूनाटक। तो 8 ये एक क्रम में बनेगा, मतलब तली पात्र के बाद सर्क, पिरामिडल हॉर्न, इरेट, कॉल, नूनाटक, ये एक क्रम में बनते हैं। इसके बाद आएगा 9th नंबर पे हिमसोपान। हिमसोपान, ग्लेशियर टेरेस। 10वां हो जाएगा बर्गश्रिंग। बर्गश्रिंग, क्रिवेसिस। 11वां हो जाएगा रासमुतौनी। रासमुतौनी। और 12वां हो जाएगा क्रेगपुच। ये मैं प्रेफर इसलिए करूंगा सबका नाम दीजिए, क्योंकि यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो एग्जामिनर को आप मैसेज देते हैं कि आपके पास कंटेंट पूरा है। अब देखो फियोर्ड भी हिमानी से ही बनता है, लेकिन फियोर्ड पर्वतीय क्षेत्रों में न बन करके ये नॉर्वे के तटीय क्षेत्रों में बनता है। हालांकि वो पर्वतीय क्षेत्र से ही धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, परंतु वो नॉर्वे का या जो फिनलैंड आदि का ग्लेशियर है वो पर्वतीय ग्लेशियर ना कह के हम उसको ध्रुवीय प्रदेश का ग्लेशियर कहते हैं। अतः हम फियोर्ड को यहां पर छोड़ सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो 12वां हो गया क्रेगपुच। चाहे तो फियोर्ड दे सकते हैं, चाहे तो फियोर्ड छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं यहां पर निक्षेप से। तो निक्षेप वाले का कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं ताकि दोनों मिश्रित ना हो। और 13वां यहां पर लेते हैं निक्षेप। सबसे पहले हो जाएगा टिल प्लेन, जो पूरी तरह से हिमानी निक्षेपित मैदान होता है उसको कहते हैं टिल प्लेन। आगे हम विश्लेषित करेंगे, डोंट वरी। 13वां हो गया टिल प्लेन। 14वां हो जाएगा जैसे निक्षेप की प्रक्रिया में ही ड्रमलिन, जिसे हम अंडे की टोकरी भी कहते हैं। इसके बाद हो जाएगा मोरेन। मोरेन का 4 पार्ट होगा, मैं इकट्ठा ही लिख देता हूं। जैसे मोरेन का पहला होगा तली मोरेन। तली मोरेन, पार्श्व मोरेन, पार्श्व मतलब किनारा, मध्य मोरेन और अंतिम मोरेन। तो मोरेन बेसिकली हिम को बोलते हैं, हिम के छोटे टुकड़े को बोलते हैं मोरेन। तो जब हिम के छोटे टुकड़ों का निक्षेप होता है तो जहां जहां होता है उसी आधार पर उसका नामकरण होता है। जैसे तली मोरेन, तो जब बॉटम पे होगा तो तली मोरेन कहेंगे। किनारे को पार्श्व कहते हैं। क्लियर है? पार्श्विक, तो पार्श्व मोरेन अर्थात किनारे पर जहां सहायक हिमानियां मिलती हैं उसको बोलते हैं मध्य मोरेन। और जहां हिम रेखा होता है, जहां से नदी प्रारंभ होती है, वहां अंतिम निक्षेप होता है तो कहते हैं अंतिम मोरेन। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया मोरेन निक्षेप। अब मोरेन निक्षेप के बाद चलें तो बनेगा अवक्षेप मैदान, आउटवॉश बेसिन या प्लेन। अवक्षेप मैदान, आउटवॉश बेसिन। 17वां हो गया एस्कर एवं मालाकार एस्कर। एस्कर एवं मालाकार एस्कर। 18वां की बात करें, 18th, तो केम 19
केटल होल 20, हमक 21, संदूर घाटी। क्लियर हो गया। और केम डेल्टा भी यहां पे बनता है, आप चाहें तो 22 ले सकते हैं, केम डेल्टा। अब 22 का मतलब है यदि आप 10-10 शब्द भी खर्च करेंगे जिसमें कि 4 ही एक्स्ट्रा हैं तो 200 वर्ड क्रॉस कर जाएगा। तो इसका एक तरीका होगा जिसको आप प्रेफर करें कि एक वाक्य में कम शब्दों के अंतर्गत 4-5 को समेटते हुए एक पिक्चर दे करके विश्लेषित कर दें। और या आप कुछ को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रेजेंटेशन में आपने ये बता दिया कि आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है। जो 22 मुख्य असलाकृतियां बनती हैं उन सभी की बेहतर जानकारी आपको है। तो ये फ्लो चार्ट परिचय के बाद जरूर दीजिएगा। इसी चार्ट की मैं बात कर रहा था। और इस प्रकार के उत्तर में हमेशा ये ध्यान देना चाहिए, ये तो 200 शब्दों का है, हमारे पास स्कोप है इसको विश्लेषित करने का, डिटेल में एक्सप्लेन करने का, लेकिन हो सकता है 125 शब्द में ही पूछा जाए, तो वहां पर तो और भी उत्तर कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और इन सबको मिलाने के बाद 22 तो हमने टर्म्स मेंशन किया है, कई 2 शब्द से मिलकर बना है, जैसे केम डेल्टा, हालांकि एक ही शब्द होगा, संदूर घाटी 2 शब्द हो गया, तो यहां पर 30 शब्द लग गया इसमें और 10 शब्द उसमें, 40 शब्द। और हमें अगर 125 शब्द में लिखना होता है 200 शब्द का, तो आपके पास कितना बचा है, हार्डली 80 शब्द और बचा है, 70-75 शब्द का प्रेजेंटेशन बनाना होगा। तो हम बहुत लिमिटेड प्रकार से ही इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, पिक्चर देंगे चूंकि उसके वर्ड्स काउंट नहीं होंगे, वो तो वर्ड्स में आता भी नहीं है ना। तो यहां पर परिचय के बाद ये फ्लो चार्ट दे देंगे जो हमारे जानकारी को बताएगा। माइट बी पॉसिबल कि पूरे को आप याद ना कर सकें, आप 15 भी दे देते हैं तो बेहतर प्रकार से काम चल जाएगा। अब इन्हीं 22 को 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे इस पे चलते हैं। तो यहां पे और साथ में पिक्चर भी हम लोग देंगे। यहां पे मैं इसी को कॉपी करके और फिर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ऐसे कॉपी हुआ, आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास तो लिखना पड़ेगा आपको। यहां पर देखिए जो चार्ट था वो सेव है। अब ये वाला हम मिटा दें, पहले ये चार्ट मिटा दें और ये वाला पूरा ही मिटा दें। इसके साथ साथ इसको भी मिटा दें, इसके बाद इसको मिटा दें, क्योंकि पहले हम पहले वाले 5 को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रख के चलना है कि आपके पास शब्दों को ज्यादा लिखने का स्कोप कम है। क्लियर हो रहा है? तो आप चाहें तो एक साथ 2-3 को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें है यू आकार की घाटी, लटकती घाटी। देखिए नदी की गति नदी के बीच में सबसे तेज होती है, इसलिए नदी जो है वो बीच में अपर्दन ज्यादा करती है और पार्श्व अर्थात किनारों पर कम करती है। इसीलिए नदी की घाटी की जो आकृति है वो भी आकार की होगी। लेकिन ग्लेशियर तो ठोस है, हालांकि बीच में ग्लेशियर की गति थोड़ी अधिक होती है, लेकिन ग्लेशियर तो सपाट होगा। तो ओवरऑल अपर्दन की प्रक्रिया केंद्र और किनारों पर, बीच में और किनारों पर लगभग बराबर होगा, इसलिए घाटी की आकृति यू शेप्ड होती है। ढाल खड़ा होगा किनारे और तली जो होगा वो सपाट होगा, तो घाटी बनेगी यू शेप्ड। तो इसमें हम क्या लिखें जिससे स्पष्ट हो जाए? तो यहां पर हम लिखेंगे हिमानी की गति पार्श्व एवं बीच में लगभग बराबर, लगभग बराबर। अब देखो यहां पे अभी तक आपने जो शब्द लिखा है करीबन 7 शब्द के आसपास, 6 शब्द के आसपास हो चुका है। 10 से 12 मैक्सिमम आपको लिखना चाहिए, वरना फिर आपका बहुत सारा छूट जाएगा। तो पार्श्व एवं बीच में लगभग बराबर
जिससे तली सपाट एवं किनारा खड़े ढाल का, खड़े ढाल का इस प्रकार यू आकार की घाटी का निर्माण। जैसे मैंने पहले कहा था ना आपसे कि कुछ को बेहतर वाक्य और सिमेट्री के साथ बनाइए, यहीं पर कॉमा देके छोड़ दीजिए तो लगे कि हाँ आपको लिखना भी आता है। हालांकि आप केवल भूगोल का उत्तर थोड़ी लिख रहे होंगे, आप इतिहास का लिखेंगे, सोशल इश्यूज भी लिखेंगे फर्स्ट पेपर में, है ना। अब यहां पर हम चलें, लटकती घाटी क्या है? जहां सहायक हिमानियां मुख्य हिमानी से मिलती हैं, जहां सहायक हिमानी मुख्य हिमानी से मिलती है तो सहायक हिमानी घाटियां लटकती, हैंगिंग प्रतीत होती हैं, उन्हीं को कहते हैं हैंगिंग वैली। जहां सहायक हिमानी मुख्य हिमानी से, मुख्य हिमानी से मिलती हैं, जहां सहायक हिमानी मुख्य हिमानी से मिलती हैं, सहायक हिमानियों की घाटियां, सहायक हिमानियों की घाटियां, हिमानियों की घाटियां लटकती प्रतीत होती हैं, हैंगिंग प्रतीत होती हैं। आप एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको पिक्चर साथ साथ ही बनाते चलना है, तो बेहतर होगा 2 का पिक्चर मैं यही बना दूं। तो यहां पर जो यू शेप वैली है वो ऐसे बन जाएगा, और ये बनाने में आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है, इसलिए आप जरूर बनाइए और छोटा बनाइए। ये हो गया ग्लेशियर हिमानी, यू शेप वैली। लटकती वैली कैसे बनेगी? तो ये बेसिकली जहां सर्क और हिमगह्वर बनता है, ये ऐसे कटक हो गया, ये दूसरा कटक हो गया, ठीक है। इसी बीच में हिमानियां होती हैं। तो ओवरऑल ये इस प्रकार से बन जाती हैं, यूं, क्योंकि यू आकार की वैली हो गया, यूं यूं, ये तभी तो यू आकार का वैली होगा। और ये हो जाता है मुख्य हिमानी का क्षेत्र, ये है मुख्य हिमानी, और यहां पर ये जो है ये सहायक हिमानियां हैं, इनकी घाटी भी तो यू शेप होगी। तो ये देखो ऐसे लग रहा है लटका हुआ है, इनको कहेंगे लटकती घाटी। तो यू शेप वैली एंड लटकती घाटी, ये यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया, आ रहा है समझ में। अब चलते हैं तली पात्र, टॉर्न या उंगली आकार की झील, सर्क हिमगह्वर, पिरामिडल हॉर्न, इसके आगे वाले पे। अब यहां पे तली पात्र, टॉर्न और उंगली आकार की झील एक सीरीज में बनेंगे। कैसे? पहले मैं इनको थोड़ा नीचे कर दूं ताकि पिक्चर का स्कोप भी हमारे पास अभी बन जाए। फिर पिरामिडल हॉर्न एक क्रम में बनेगा, इरेट आदि भी बनेगा, मैं इतने स्पेस में शायद हो जाए। देखो
घाटी तली। अब घाटी की तली के बजाय घाटी तली और लघु चट्टान के अवरोध। ओबियसली जब लघु चट्टान होगा तो स्मूथ तो नहीं चलने देगा ना, अवरोध करेगा, तो उसको हिमानी क्या करेगी, उखाड़ देगी। हिमानी उसे उखाड़ कर तली पात्र। देखो, उखाड़ कर तली पात्र, सबसे पहला क्या था, तली पात्र, रॉक बेसिन बोलते हैं। रॉक के उखड़ने से बना है रॉक बेसिन, तली पात्र। आगे बड़ा होने पर, आगे बड़ा होने पर क्रमशः टॉर्न और एवं अंगुली आकार के झील का निर्माण। बस, अर्थात ये क्रमशः निर्मित होते हैं। अब देखो कैसे, तो जैसे मान लो ये ऐसे हार्डली 20 सेकंड लगेगा बनाने में। मान लो ये रॉक है, ये हिमानी की घाटी है, ये चट्टान है। ओबियसली जब ये उखड़ जाएगा तो यही हो जाएगा तली पात्र। मैं इधर बनाता हूं ताकि डिस्टर्ब ना हो। ये हो जाएगा तली पात्र, रॉक बेसिन। अब हिमानी आगे इसका अपर्दन करेगा, इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा टॉर्न। ठीक है, और आगे इसका अपर्दन होगा तो तीनों को मिला देंगे तो बन जाएगा अंगुली आकार की झील। अंगुली आकार की झील। इट्स अ कंसिक्वेंट प्रोसेस। ये तीनों ही एक प्रक्रिया में क्रमशः बनते हैं, और ये प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को एक मैसेज देगा कि आप अलग अलग तरीके से केवल रट्टा मारकर नहीं आए हैं, चीजों को समझकर क्रमशः प्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्किल आपको दिखाना है, क्योंकि सबको एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा और करने की का कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। आपने कंटेंट दे दिया है फ्लो चार्ट में, अब आपको अपने राइटिंग स्किल को भी दिखाना है। अब जैसे हम आते हैं सर्क या हिमगह्वर पर, तो सर्क, हिमगह्वर, पिरामिडल हॉर्न, इरेट, कॉल और नुनाटक एक क्रम में बनते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कटक के एक ओर हिमानी द्वारा टूट फूट से हिमगह्वर, इसी को बोलते हैं सर्क। कटक के एक ओर हिमानी द्वारा टूट फूट से हिमगह्वर एवं हिमगर्त निर्मित होता है। हिमगह्वर एवं हिमगर्त का निर्माण। अब यहां पे हम कॉमा दे करके इसको समेट लेंगे, पिरामिडल हॉर्न, और तस्वीर एक साथ बना देंगे क्रम में। पिरामिडल हॉर्न का निर्माण, जब सर्क चारों ओर निर्मित हो तो पिरामिडल हॉर्न, पिरामिडल हॉर्न। क्लियर हो रहा है? तो आप ध्यान से देखो, तो आपने दोनों को एक साथ एक्सप्लेन किया, और अभी हम बहुत ज्यादा शब्द पे नहीं गए, 20 शब्द से काफी कम ही है।
यहीं पर हम क्यों ना इरेट, कॉल और नुनाटक को भी समेट दें। इरेट, कॉल और नुनाटक। तो पिरामिडल हॉर्न, जब कटक का शीर्ष, बेसिकली यही था हॉर्न, टूट फूट जाए या अपर्दित हो जाए, तो अरेट या इरेट, इसी को कहते हैं कंघी नुमा असलाकृति। कंघी नुमा असलाकृति, है ना। तो इरेट, इरेट भी आपका क्लियर हो गया। जहां जहां पे आप ऐसे टर्म्स लिखेंगे उसको अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे हिमगह्वर और हिमगर्त। इसके अलावा चारों निर्मित हो जाए तो पिरामिडल हॉर्न, पिरामिडल हॉर्न का कटक जो टूट जाए तो इरेट, क्लियर हो गया। इरेट में के नीचे के क्षेत्रों के तीव्र अपर्दन से कॉल, इसके लिए कॉल कहते हैं दर्रों को, यही बाद में बन जाते हैं दर्रा। कॉल का निर्माण, तो यहां पर आपने इरेट भी बताया और साथ में बताया कॉल का निर्माण। कॉल ही हो जाता है दर्रा। समझ में, एक क्रम से सब बनता है। और जो नुनाटक होता है, इसी क्षेत्र में छोटे छोटे टीले नुमा बन जाता है। जब लगभग फ्लैट होने लगता है अपर्दन की प्रक्रिया से, तो जो टीला नुमा संरचना है उसको कहते हैं नुनाटक। निर्माण इसी क्षेत्र में, अब तो लगभग अपर्दन सपाट हो गया, इसी क्षेत्र में टीला नुमा संरचना नुनाटक है। अर्थात आपने एक क्रम से इतने को, जैसे ये बताया ना मैंने, कितने कम शब्द में तीनों हो गया, तो एक क्रम से आपने सबको बता दिया। तो यहां पर मैंने जो पिरामिडल हॉर्न है, साथ साथ इरेट, छठा में इरेट, उसके बाद कॉल, सातवां में कॉल, और आठवां हो जाएगा नुनाटक। अब आप कहेंगे सर तस्वीर कहाँ है इसका, तो इकट्ठा हम तस्वीर बना देते हैं सबका, है ना। प्रयास आपको करना है, वो भी तरीका बताएंगे कैसे आप प्रेजेंट करेंगे। इसकी अब तस्वीर बना देते हैं। तो यहां पर देखो, जो हिमगह्वर है, मैं क्रमशः बनाता हूं। ऐसे सपोज करो माउंटेन होता है, इसके एक तरफ ग्लेशियर है, जैसे सपोज करो इधर ग्लेशियर है हिमानी, तो कहते हैं प्लकिंग, चूंकि जल जो है ना स्मूथ इरोजन करता है, अर्थात चिकनाहट देता है धीरे धीरे। लेकिन हिमानी क्या करता है, क्योंकि वो ठोस है तो हिट करेगा, तो उबड़ खाबड़ तरीके से तोड़ देगा। इसको बोलते हैं प्लकिंग, तोड़ना, है ना। तो इस तरफ यदि हिमानी है तो प्रभावी है, तो यहां जब हिमानी आके गिरेगा तो ये भाग कट जाएगा, है समझ में। इससे यही हो जाता है हिमगर्त। तो इसका जो ऐसे दो कलर से आप यूज कीजिए, यहां से आप इसको ऐसे बना दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये यहां से लेकर के यहां तक यही हो गया आराम कुर्सी। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग,
जैसे पहले ये था और हिमानी के द्वारा ये अपर्दन होना शुरू हुआ तो ये बन गया ये बन गया हिमगह्वर। हिमगह्वर आ रहा है समझ में? हिमगह्वर के साथ ये हो गया हिमगर्त, दोनों एक साथ बना। तो जब एक तरफ होगा तो होगा हिमगह्वर और चारों तरफ हो जाएगा तो हो जाएगा पिरामिडल हॉर्न। मैंने बताया था ना क्रम से। तो स्टेप ए में हमने बनाया, यानी हिमानियों ने बनाया हिमगह्वर। स्टेप बी में बन जाएगा पिरामिडल हॉर्न। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जब चारों ओर बन जाएगा, जब ये चारों ओर ऐसे बन जाएगा, अब देखो ये सींग की तरह है, ये कैसा है देखने में, सींग की तरह है ना, यही है हॉर्न। और चूंकि पिरामिड शेप में है तो कहेंगे पिरामिडल हॉर्न। आ रहा है समझ में? अब बेसिकली देखो इधर हिमगह्वर था, ये चारों ओर जब बन गया हिमगह्वर तो हो गया पिरामिडल हॉर्न। बी के बाद जब हम सी पर आएंगे तो बेसिकली यही वाला पोर्शन टूटेगा, इसमें यही वाला पोर्शन टूटेगा तो क्या बनेगा, एरेट। तो यहां पे ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये टूट गया। इसी को कहते हैं कंघी नुमा स्थलाकृति। कंघी नुमा, या हम एरेट लिखते हैं यहां पे, है ना, एरेट। अब इस एरेट में जो नीचे वाला पोर्शन कई बार ज्यादा अपर्दित हो जाएगा तो बन जाएगा कॉल। जैसे ये वाला यहां से यहां तक ऐसे अपर्दित हो जाए तो इसके और इसके बीच में ये बन जाएगा रास्ता, अर्थात बन जाएगा कॉल। मैं बता दे रहा हूं कैसे। जैसे ये था ऐसे, अब यहां से यहां तक ऐसे हो गया, तो ये जो यहां से और ऐसे अपर्दित हुआ ये बन गया कॉल। कॉल ही बाद में बन जाता है दर्रा। ये और जब अपर्दित हो जाएगा तो बन जाएगा दर्रा, अर्थात बन जाएगा रास्ता। आ रहा है समझ में? तो इरेट, कॉल, और कॉल के बाद लास्ट में जब सपाट जैसा बन जाएगा तो कुछ टीलानुमा संरचनाएं रहेंगी बची हुई ऐसे, ये हो जाता है हमक, सॉरी नूनाटक। नूनाटक। तो ध्यान से देखो आप, तो आपने सभी असलाकृतियों को क्रम से प्रेजेंट किया है। तो आप कम भी लिखते हैं ना तो ये एक क्रम बताता है, यही बन जाएगा बाद में नूनाटक, है ना। तो हिमगह्वर, पिरामिडल हॉर्न, एरॉड, इरेट, कॉल, नूनाटक। तो जो असलाकृति हमने बताया था आपको, अब रिकॉल करिए यहां पर। अब इसमें आपने नूनाटक तक को पढ़ के समझ लिया। एरेट, कॉल, नूनाटक, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, तली पात्र, टौन, अंगुली आकार की झील, सर्क, हिमगह्वर, पिरामिडल हॉर्न, ये सब पढ़ा ना आपने। अब पढ़ेंगे हिमशोपान, बर्गश्रिंग, राशमुतौनी, क्रेगपुच। यानी 9, 10, 11, 12, ये भी बड़े आसान है, ये एक पेज में आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग चलते हैं, मैं इसी में जैसे पहले हम लोग किए थे, यहां से लेकर के यहां तक को डिलीट कर देते हैं पहले। अब ये वाला बचा हुआ है जिसे हमें एक्सप्लेन करना है, इसका पिक्चर भी इसी पेज में आ जाएगा। हिमशोपान, थोड़ा थोड़ा गैप दे देते हैं सब में।
ये एक बार में ही एक्सप्लेन हो जाएगा। हिम सोपान क्या होता है? देखो, जहां सहायक हिमानियां मिलती हैं वहां हिम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जब हिम की मात्रा में वृद्धि होगी तो तली पर दबाव से वो नीचे धंसेगा, तो वहां पर स्थलाकृति ऊपर से नीचे एकाएक खड़े ढाल वाला और फिर सपाट बन जाता है। तो जब दो तीन हिमानियां, जैसे आप अलकनंदा नदी का उदाहरण लें, तो अलकनंदा संतुपंथ हिमानी से निकली है, करीब 22 छोटी छोटी हिमानियां आके उसमें मिलती हैं, और गंगा के तुलना में अलकनंदा नदी में इस प्रकार के हिम सोपान का उदाहरण हम बेहतर पाते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर क्या होता है, जब सहायक हिमानी मुख्य हिमानी में मिलती है हिमभार, हिमभार मतलब आइस का, मतलब हिमानी ग्लेशियर का जो वेट है, हिमभार में वृद्धि, ऑब्वियसली हिम ग्लेशियर बढ़ जाएगा उसका वेट, तो नीचे तली पर क्या होगा, दबाव होगा, वृद्धि से धसान। अब जब वृद्धि होगा तो धसान आ जाएगा। क्लियर है? लगातार ऐसा होने पे वो स्टेप अर्थात सीढ़ी की तरह दिखता है, तो कहते हैं हिम सोपान। धसान लगातार होने पर या कई बार होने पर, लगातार से बेहतर रहेगा, कई बार क्रमशः होने पर, क्रमशः होने पर हिम सोपान निर्मित। भाई हिम का सीढ़ी, हिम सोपान, इसके आरेख को अगर हम बनाएं तो इसका आरेख सिंपली बनेगा, ऐसे कर देंगे फिर ऐसे कर देंगे, 3 स्टेप ले लेते हैं। तो यहां पर लिख देंगे सहायक हिमानी। इस सहायक हिमानी मिली तो ये नीचे आ गया, फिर यहां पे मिल रही है सहायक हिमानी, और जहां जहां इस प्रकार से सहायक हिमानियां मिलेंगी ये नीचे चला जाएगा और दूर से देखने में लगेगा स्टेप अर्थात सीढ़ी नुमा। अब चूंकि हिमानी से बना है तो कहते हैं हिम सोपान। आ समझ में? अब है बर्गश्रिंग। देखो, बर्गश्रिंग बेसिकली हिम के इवन सप्लाई अर्थात बराबर आपूर्ति में विषमता के कारण से बनता है। और बर्गश्रिंग पहले समझ लो, ये 50 से 70 मीटर तक गहरा होता है। जो लोग जाते हैं हिमालय पे चढ़ाई करने, चढ़ाई मतलब आक्रमण नहीं, चढ़ने, नाम के लिए, शौक के लिए, शोहरत भी, वही नाम मतलब शोहरत। अब उस प्रक्रिया में आप देखोगे कई बार 100 मीटर गहरा गर्त होता है। ये 100 मीटर गहरा गर्त कहां से आ गया? उसका एक बड़ा कारण है हिम में हल्का सा भूकंप आया, या कई बार आइस ज्यादा मेल्ट हुआ बट गर्मी भी तेज है तो पिघलने की प्रक्रिया एक तरफ से तेज हो गई, तो उसमें क्रिवैसेस बन जाते हैं, अर्थात हिम के जो ग्लेशियर्स हैं उसमें दरारें बन जाती हैं, और उन दरारों को कहते हैं क्रिवैसेस, बर्गश्रिंग। क्लियर हुआ? सिंपली हिम आपूर्ति, ये मेन कारण है। हिम आपूर्ति में विषमता से हिमानी में गहरी दरारें, गहरी दरारें क्या कहलाएंगी? बर्गश्रिंग क्रिवैसेस। अब ध्यान रखना है आपको, रासमुतौनी और क्रेग पुच अलग नहीं होता, ये दोनों इसी प्रोसेस में बनता है। यदि सम्मुख ढाल पर बनेगा क्रिवैसेस तो बनेगा क्रेग पुच, और विमुख ढाल पर बनेगा लीवार्ड तो बनेगा रासमुतौनी। मैं बताता हूं कैसे। बर्गश्रिंग क्रिवैसेस
विमुख ढाल, बरसरिंग चट्टान के विमुख ढाल, लीवार्ड पर निर्मित हुआ तो रासमुतौनी, परंतु सम्मुख ढाल पर निर्मित हुआ, सम्मुख ढाल पर निर्मित हुआ तो क्रेगपुच्छ, क्रेग टेल बोलते हैं इसको, क्रेगपुच्छ निर्मित। अब यहां पर मैंने बर्गसरिंग से, चूंकि अलग अलग देखोगे आप, सविन सर की पुस्तक में भी अलग अलग दिया हुआ है, इसके लिए बेस्ट बनेट पढ़ो, कंसिक्वेंटली दिया हुआ है, तस्वीर भी दिया हुआ है कि जर्मनी में किस प्रकार से क्रेगपुच्छ का निर्माण हुआ है। अब इसको भी क्यों ना हम लोग कंसिक्वेंटली लेके चले। देखो, जैसे चट्टान अगर है, ये हो गया चट्टान बड़ा सा, अब इस चट्टान के ये हुआ फ्रंट वार्ड, सपोज करो हिमानी इधर से आ रही है, हिमानी इधर से आ रही है यूं, तो ये हुआ फ्रंट वार्ड अर्थात सम्मुख ढाल, सम्मुख ढाल, और ये हो गया विमुख ढाल, लीवार्ड। ठीक है, तो अब इधर हिम की सप्लाई में किसी कारण से यदि अनइवन हो गया तो यहीं पर बन जाएगा, यहां मैं एक कर दे रहा हूं, ये देखो क्रीवैसेस है, इसी को बोलते हैं बर्गसरिंग, यही है बर्ग श्रिंग क्रीवैसेस, और ये हिमानी इस तरीके से ऐसे मूव कर रही है। तो एट फर्स्ट हमने देखा क्रीवैसेस कैसे बनते हैं, सेकंड में मैंने बताया है कि रासमुतौनी विमुख ढाल पर, विमुख ये हुआ यदि इधर अनइवन क्रीवैसेस बने तो अपर्दन से वो उबड़ खाबड़ हो जाएगा, देखो कैसे बनेगा। तो अब आएगा रासमुतौनी, ये ए था, बी पे चलते हैं हम लोग। तो बी पे सिंपली देखो आप, यदि क्रीवैसेस विमुख ढाल पे बना तो ये वाला टूटेगा फूटेगा, मैं सीधे बना दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा ना, ये वाला टूटेगा फूटेगा, तो यहां पे ये हो गया भेड़ पीठ सेल, ये बैठे हुए भेड़ की तरह लगता है, बैठे हुए भेड़ की तरह, इसी को बोलते हैं रासमुतौनी या भेड़ पीठ सेल या भेड़ में सिला। क्यों? क्योंकि इधर क्रीवैसेस बनेगा, देखो ये इधर बना दिया था मैंने, इधर बनेगा विमुख ढाल पर तो अपर्दन इधर ज्यादा होगा, टूट फूट, तो बन जाएगा रासमुतौनी। और सम्मुख ढाल पर बनेगा, अगर ये सम्मुख ढाल पर बनेगा जैसे इस ओर, तो ये हो जाएगा अब ये हिम का निक्षेप है, यही रहता है पुच्छ, क्रेग पुच्छ। तो एक कंसिक्वेंट डेवलपमेंट के प्रोसेस को आप यहां प्रेजेंट कर रहे हैं, यही बेसिकली आपको प्रेजेंट करना है, अर्थात अच्छे अंक को लाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप एक क्रम से स्थलाकृतियों के निर्माण की प्रक्रिया को बता रहे हैं। सम्मुख ढाल हुआ तो रासमुतौनी, विमुख ढाल हुआ, सॉरी सम्मुख ढाल हुआ तो क्रेग पुच्छ, विमुख ढाल हुआ तो रासमुतौनी। अरे समझ में? तो ये भी एक कंसिक्वेंट डेवलपमेंट हो गया। जो 12 प्रकार की स्थलाकृतियां थी, किससे निर्मित? अपर्दन से निर्मित, उनको अब आप शब्द भी काउंट कर सकते हैं। ये 100 से ज्यादा शब्द मैंने अभी तक नहीं लिखा है, मैक्सिमम जाएगा 110 तक।
60 शब्द मैंने कहा था कि निक्षेपण वाले के लिए रखेंगे, क्योंकि मेरा मानना होता है कि प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे 175 शब्द का ही, तो थोड़ा बहुत बढ़ करके आगे जा सकता है। अब ये तो एक अनुभव है, जितना ज़्यादा आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर दक्षता आएगा, और इसी दक्षता के लिए ये कार्यक्रम शुरू भी कराया गया है ताकि आपको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो। ठीक है, अब इन 12 के बाद आप देखोगे तो आता है निक्षेप निर्मित स्थलाकृति। इस चार्ट को देखिए तो निक्षेप में भी लगभग 12 के बाद 10 हैं, अर्थात 22 हैं। तो अब हम चलते हैं और आपको निक्षेप निर्मित स्थलाकृतियों को बताते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, जैसे केम और केटल होल को अलग अलग करके मैं बता दे रहा हूं। देखो, इसमें पहले मुझे तो कुछ मिटाना पड़ेगा, ये पहले मैंने मिटा दिया, फिर ये मिटा दिया, अब ये बच गया निक्षेपण वाला, है ना? इसको लेके चलते हैं उधर। इसमें मुद्दा ये है, पहले मैं थोड़ा इंडिकेट कर दूं, उसके बाद मैं इसको लिखूंगा या समझा दूंगा। देखो, इन स्थलाकृतियों की विशेषता क्या है कि ये जो आप देख पा रहे हो ना, 13वां टिल प्लेन ड्रमलिन मोरेन, ये केवल हिमानी निक्षेप है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये जो है वो हिमानी निक्षेप है। मीन्स ओनली द ग्लेशियर डिपोजिशनल वर्क्स वुड बी देयर। ये हिमानी निक्षेप है। आपके समझने के लिए, एग्जामिनेशन में हो सकता है आपके पास टाइम ना हो इतना प्रेजेंट करने का, ये हिमानी निक्षेप है, और जो इधर है ये हिमानी प्लस जल। जल का मतलब हुआ नदी। अब आप दोनों नहीं लिखेंगे, एक ही लिख दीजिए, नदी। तो ये जो है केम केटल होल, इसमें हिमानी के और नदी के साथ में अपर्दन और निक्षेपण दोनों यहां होता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने क्लासिफाई कर दिया। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद 1 बाय 1 हम लोग इसको लिखेंगे और समझेंगे, है ना? तो इसको अब मिटा देते हैं पहले। अब इसमें आप देखिए तो टिल प्लेन ड्रमलिन मोरेन अवक्षेप मैदान स्कर और मलाकार स्कर। ठीक है, हिमानी निक्षेप का विस्तृत क्षेत्र, हिमानी निक्षेप का विस्तृत क्षेत्र टिल प्लेन है। आ रहा समझ में? हिमानी निक्षेप का विस्तृत क्या है? टिल प्लेन। ड्रमलिन अंडों की टोकरी, जब जैसे आपने उस पढ़ा था ना टॉर्न और उंगली आकार की झील, ऐसे ही कई गड्ढे होते हैं। छिछले गर्त या गड्ढों में हिम निक्षेप क्या कहा जाएगा? ड्रमलिन। इसी को कहते हैं अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी, बढ़िया, इस तरह पिक्चर बन जाएगा। अब मोरेन क्या होता है? तो हिम निक्षेप को ही मोरेन। मोरेन मतलब हिम का निक्षेप। तली मोरेन घाटी की तली और हिम निक्षेप।
अर्थात ये देखो मैदान था, घाटी की तली पर हिम निक्षेप, तली मोरेन, घाटी के पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है किनारा, पार्श्व पर हिम निक्षेप क्या कहेंगे, पार्श्व मोरेन। सहायक हिमानी के मिलन बिंदु, सहायक हिमानी के मिलन बिंदु अर्थात जहां वो मिलती है पर हिम निक्षेप क्या कहेंगे उसको, मध्य मोरेन। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं थोड़ा सा यहां पर कि मध्य मोरेन मतलब घाटी के बीच में, नहीं, वो तली निक्षेप है। घाटी के बीच को मध्य नहीं बोलते, जहां सहायक हिमानी मिलती है, मैं पिक्चर बनाता हूं और भी क्लियर हो जाएगा। और अंतिम मोरेन अर्थात हिम रेखा के पहले, हिम रेखा के पहले हिम निक्षेप, ये छोटे टुकड़े होते हैं, इनको बोलते हैं अंतिम मोरेन। क्लियर हो गया। अब यहां पर मैं थोड़ा सा इनको नीचे कर दूं ताकि इनको बढ़िया से एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहां तक तो शॉर्टेस्ट प्रकार से आपको लिख के बता दिया मैंने। अवक्षेप मैदान क्या होता है, जहां नदी अर्थात हिम रेखा के पास जहां हिमानी ग्लेशियर कन्वर्ट कर जाता है नदी में, तो जो मिश्रित प्रवाह का क्षेत्र होता है और उसमें जो मैदान बनता है उसको कहते हैं अवक्षेप मैदान। हिमानी एवं जल के मिश्रित निक्षेप से निर्मित उर्वर मैदान, ये आपको गंगोत्री के पास खूब बढ़िया दिखेगा। अलकनंदा तो मोस्ट आइडियल है इस प्रकार के स्थलाकृतियों के लिए, आप चाहें तो उदाहरण भी दे सकते हैं। अब एस्कर या मालाकार एस्कर क्या है, जो आउटवर्स बेसिन होता है ना वो बृहद क्षेत्र में होता है, लेकिन जहां तक जल का और हिमानी का प्रवाह होता है, जैसे हिमरेखा के बाद जैसे जल का प्रवाह शुरू होता है तो जल थोड़ा फैल जाता है, फैल जाता है, उसमें बालू बजरी गुलास इसका निक्षेप भी हो जाएगा साथ में हिमानी के, तो उसको कहते हैं एस्कर। अर्थात हिमरेखा के पास ही एस्कर का निर्माण होता है। हिमरेखा के बाद हिमानी एवं जल के मिश्रित प्रवाह जो फैला होता है या फैलाव लिए होता है, फैलाव लिए होता है वो एस्कर कहते हैं। वो एस्कर क्लियर हो गया। और जब ये क्रम से हो जाते हैं 2 3 4 तो कहते हैं मालाकार एस्कर। जब ये क्रम में होते हैं तब मालाकार एस्कर, मतलब एक से अधिक तो होंगे ही होंगे। मालाकार एस्कर, तो इस वाले पेज में आपने शॉर्टेस्ट प्रकार से ये 4 हैं 5 6 7 8 स्थलाकृतियों को जो हिमानी से निर्मित है, हालांकि इसमें जल का भी है जो अवक्षेप मैदान है और एस्कर है। अब इसके तस्वीर को बना दे तो बेहतर रहेगा। इसमें ड्रमलिन जैसे है, तो अगर ये इस प्रकार से ऐसे गड्ढा है, इसी में हिम के भरने से
ये अंडों की टोकरी का या ड्रमलिन का निर्माण हो जाएगा। ये गोल, लगभग गोल आकृति के हिम होते हैं, यही होता है ड्रमलिन। तो ये देखने में अंडों की टोकरी जैसा दिखता है। ठीक है, टिल प्लेन पूरा ही हो जाएगा। अब यहां पे सपोज करो ये मुख्य हिमानी है, मुख्य हिमानी, ठीक है, और यहां पर है हिमरेखा। ये जो मैंने लाइन लिया है मैं इसको ब्लैक से कर दे रहा हूं, ये हो गया हिमरेखा, स्नो लाइन, है ना। अब इसमें कैसे बनेगा, तो जो तली मोरेन है वही बीच बीच में होगा। ये हो गया तली मोरेन, तली मोरेन। ये हो गया किनारे पर है, ये हो गया पार्श्व मोरेन। पार्श्व मतलब किनारा। अब सपोज करो यहां पर कोई सहायक हिमानी आके मिलती है, यहीं पर बनेगा हिम सोपान भी। तो सहायक हिमानी आकर मिलती है, थोड़ा मैं इसको अलग कर दूं, ये है तली मोरेन। तो जब सहायक हिमानी आके मिलेगी तो इस तली मोरेन के मतलब पार्श्व मोरेन के साथ साथ इसका इस प्रकार से निक्षेप होगा, ये यहां से ही निक्षेप होना शुरू हो जाएगा। इसी को कहेंगे मध्यवर्ती मोरेन, मध्यवर्ती मोरेन, और ये हो जाएगा सहायक हिमानी। आपको मैंने बताया था कि जहां पर सहायक हिमानियां मिलती हैं वहीं पर हिमशोपान अगर क्रम में हो जाए तो का निर्माण हो जाएगा। अब मुद्दा है, मोरेन क्लियर हो गया, ड्रमलिन क्लियर हो गया, अब है अवक्षेप मैदान एस्कर और मालाकार एस्कर। देखो जैसे ही हिमरेखा के बाद हम देखेंगे तो ये प्रवाह थोड़ा सा फैलाव लिए होता है, ऐसे प्रवाह थोड़ा सा फैलाव लिए होता है, यहीं पर बालू और बजरी का निक्षेप हो जाता है और यहां तक, यहां से हो गई सपोज करो नदी, ये नदी है, तो यहां पर क्या होगा, हिम प्लस नदी, ये मिश्रित होगा, यही हो जाता है अवक्षेप मैदान। एक विस्तृत एरिया में लेंगे तो पहले हम बताते हैं एस्कर क्या होगा, तो इसी को बोलेंगे हम एस्कर। ये बालू और बजरी से पूरा का पूरा एरिया हो जाता है एस्कर। तो जब एक से ज्यादा बन जाते हैं, जैसे ये एक बन गया, ये एक बन गया, फिर ये एक बन गया, ठीक है, तो इसको कहेंगे मालाकार एस्कर। मालाकार एस्कर क्लियर हो गया। अवक्षेप मैदान भी उसी विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं। अवक्षेप मैदान मतलब ये बाहर का जो क्षेत्र हो जाता है वो हो जाएगा अवक्षेप मैदान, आउटवर्स बेसिन। तो इस एस्कर से ज्यादा फैलाव लिए जो होता है दैट इज कॉल्ड आउटवर्स बेसिन। तो अब यहां तक 17 नंबर तक वो आप पढ़ के उसके पिक्चर के साथ समझ चुके हो। बेसिकली मैं टॉपिक आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको प्रेजेंट कैसे करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ राइटिंग स्किल, अर्थात उत्तर लेखन क्षमता का विकास। तो एक तो किस प्रकार से किस क्रम में आप चीजों को प्रस्तुत करेंगे, और प्रस्तुतिकरण का तरीका यह होगा लिखिए कम पिक्चर बनाइए, तब 75% आराम से अंक आ सकता है। तो जो बाकी बचा हुआ है जो जल और हिम दोनों से कंसर्न है, मैंने आप लोगों को बताया था उसमें केम किटल होल ये सब बचा हुआ है, तो हम इसको भी अब डिलीट कर दें, इसके साथ साथ इसको भी डिलीट कर दें, और इसी को हमें एक्सप्लेन करना है।
ठीक है, केम केटल होल। अब इसमें थोड़ा थोड़ा गैप ले लेते हैं ताकि एक्सप्लेन करने में, हालांकि ज़्यादा की ज़रूरत होगी नहीं, कम कम शब्दों में ही आराम से एक्सप्लेन हो जाएगा। सारे पिक्चर्स आपके लिए बनाना शायद पॉसिबल ना हो, जितना बना सकते हैं 5 7 8 तो दीजिए, छोटा छोटा बनाइए। छोटे डायग्राम्स की विशेषता ये होती है कि बनता जल्दी है और त्रुटियां होने की संभावना या त्रुटि की संभावना उसमें कम से कम हो। देखो केम क्या होता है, बालू एवं बजरी, बालू एवं बजरी का ढालयुक्त निक्षेप। ये आप जाएंगे तो जहां भिलंगना नदी मिली है उसके उत्तर में भागीरथी नदी है, तो क्रम से कई एस्कर देखेंगे। गंगा नदी वहां बहुत तेज गति से प्रवाहित होती है, चौड़ाई कम है, गति बहुत तीव्र है क्योंकि गॉर्ड्स बनाएगी। लेकिन अब देखेंगे दोनों ओर यूं इस प्रकार से फैलाव लिए हुए, जैसे जो लोग जाते हैं तीर्थयात्री वहां पर जनरली पिलग्रिमेज होते हैं, मतलब धार्मिक पर्यटन वाले, आस्था के भाव से लोग जाते हैं, तो उन्होंने कहते हैं ईश्वर की लीला देखो, क्योंकि वहां शीत ऋतु तो पूरा हिमच्छादित हो जाता है, लेकिन वहां बड़ी शीतल तेज हवाएं चलती हैं। बट वो वैली का वॉल ऊंचा होता है जिससे कि जो लोग उस बालू और बजरी पे होते हैं उनको तेज हवाएं नहीं लगती। पानी का तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि बर्फ पिघला है और बना है। तो हरिद्वार में भी आप जाएंगे गर्मी में भी तो बहुत ठंड लगेगा, चूंकि हिम के पिघलने से ही, और हरिद्वार की दूरी बहुत दूर तो है नहीं। तो वहां पे लगेगा कि ईश्वर ने क्या बनाया है कि आप यहाँ पे आ गए तो आपको ठंड कम लगेगा। बट दैट इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स, कि वैली का वॉल वहां पे थोड़ा ढालयुक्त होता है, बालू और बजरी वाला, तो वहां पर ठंडी हवाएं नहीं जा पाती। ये आपके भिलंगना नदी के मिलन बिंदु के उत्तर में देखेंगे, पहले उत्तर मतलब उत्तरकाशी में और ऊपर जाएंगे तो मिलेगा। तो बालू एवं बजरी का जो ढालयुक्त निक्षेप है वही होता है केम। ठीक है, बेलनाकार, बेलनाकार छिछला गर्त केटल होल है। इसी में मैं लिख दे रहा हूं, इसी में छोटे टीले हमक, इसी के मतलब केटल होल में। बेसिकली नूनाटक और हमक में पता है अंतर क्या है? बोथ आर लाइक स्लाइट स्ट्रक्चरल अपलैंड्स। उस संरचनात्मक छोटे छोटे टीले की तरह, उच्च भूमियों की तरह दिखते हैं। आकार हालांकि हमक का छोटा होता है। नूनाटक बनता है अपर्दन से और हमक बनता है निक्षेपण से, बस अंतर यही है। नूनाटक मैंने बताया था उधर अपर्दन वाले में, और हमक क्या होता है? निक्षेपण से। तो यहां पर हमक भी क्लियर हो गया। संदूर घाटी, सकरी गर्तनुमा संरचनात्मक घाटी, अवक्षेप मैदान में निर्मित। या घाटी हिम एवं जल मिश्रित प्रवाह, जल के मिश्रित कर देते हैं, सिमेट्री बन जाएगा। जल के मिश्रित प्रवाह में निर्मित। अब आप कहेंगे सर डेल्टा यहां कैसे बन सकता है? डेल्टा इज एन स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स वेयर रिवर ज्वाइंस टू द ओशियन। अर्थात डेल्टा तो वहीं बनेगा जहां नदी सागर से मिलेगी,
लेकिन डेल्टा का एक प्राइम फीचर होता है, सिंस स्लोप बिकम वेरी जेंटल सो लॉट्स ऑफ स्ट्रीम्स, मतलब कई भागों में वितरिकाएं हो जाती है, उनको कहते हैं वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, वितरिका नदी जब कई भागों में बटेगा तो कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहां पर अवक्षेप मैदान के बाद जल कई शाखाओं में हिम के साथ साथ बटकर प्रवाहित होता है, उसी को कहते हैं केम डेल्टा। क्लियर हुआ? अर्थात केम क्या था? बालू और बजरी का ढालयुक्त निक्षेप, हिम एवं जल, या अगर हम लिखे तो हिमानी एवं नदी भी हो सकता है, हिम एवं जल के मिश्रित प्रवाह में जल, वहीं से नदी का उद्गम होता है बेसिकली, जल कई शाखाओं में फैलता है, इसी को क्या कहेंगे? केम डेल्टा। अब मुद्दा है इनके पिक्चर को हम कैसे बनाएंगे, कैसे समझे कि ये क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल पिक्चर लेते हैं हम, एक ही लेते हैं और प्रयास करते हैं सबको बना देने का। मान लो इधर से ऐसे हिम आ रहा है, ये हिमानी है, और ये रहा, यही बिंदु है सी लेवल, सी लेवल नहीं, स्नो लाइन। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, ये लाइन है स्नो लाइन अर्थात हिम रेखा। इसके आगे क्या हो जाएगा? नदी। इसके आगे मिश्रित प्रवाह, इस मिश्रित प्रवाह के क्षेत्र में ये ऐसे फैलाव लिए होगी नदी, और यहीं पर बालू और बजरी का निक्षेप होगा। अरे समझ में? तो इसको कहेंगे केम, बालू और बजरी का निक्षेप वाला संरचना केम। अरे समझ में? अब इसी केम के बीच बीच में कई संरचनात्मक छिद्र होंगे, जैसे इसको ऐसे देखो, ये ऐसे बेलनाकार छेद बन गया, ऐसे ही एक छेद यहां पर बना है। ये यहां पर मान लो ऐसे एक छेद बन गया, यही है सिलिंड्रिकल छेद। अरे समझ में? इसी को कहेंगे, ऐसे इसको गोल कर दे रहा हूं मैं, इसी को कहेंगे केटल होल, बेलनाकार छिछला गर्त। ये क्या है? केटल होल। और इसी में कुछ संरचनात्मक घाटियां बनेंगी, जैसे देखो ये मान लो ऐसे घाटी बन गई, फिर हुआ, इसको बोलेंगे संदूर घाटी। ये बेसिकली होता ये है, ये मिट्टी वाला क्षेत्र संक्रमणीय क्षेत्र बन जाता है, और इस मिट्टी वाले क्षेत्र में हिम एकाएक तेजी से कटाव करता है। जब हिम तेजी से कटाव करता है तो सक्रिय घाटियां बन जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं संदूर घाटी। अब यही निक्षेप निर्मित जो स्थलाकृतियां थी केम डेल्टा, तो उसके आगे जो बनेगा वितरिकाओं के तौर पे, उनको कहेंगे हम केम डेल्टा। वो अवक्षेप मैदान के पास ही बनता है। यही स्थलाकृतियां हैं, आप वर्ड्स काउंट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। 190 से कम शब्द मैंने लिखा है, ज्यादा मतलब उससे क्रॉस करने का कोई मतलब नहीं है। 200 शब्दों में प्रश्न यह पूछा गया है, अर्थात प्रेजेंटेशन आपको थोड़े कम शब्दों का बनाना चाहिए, क्योंकि मैं तो निरंतर पढ़ते समय, अब तो पढ़ा ही रहा हूं, तो प्रैक्टिस लंबे टाइम से हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, तो एक एक्सपर्टाइज आ जाता है। साथ साथ एक्सपर्टाइज आप प्रैक्टिस से स्पेशली फोकस्ड होकर करें तो जल्दी सीखते हैं, और लिखते लिखते तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। थोड़ा फोकस्ड होकर वर्क कीजिए तो आपको
प्रेजेंटेशन अर्थात एक प्रस्तुतिकरण देने का आर्ट आ जाएगा। इसी को कहते हैं उत्तर लेखन क्षमता। हालांकि उत्तर लेखन क्षमता की प्रक्रिया में आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, अनिवार्य है। कंटेंट और कंसेप्ट के बाद आता है कि आप इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे आपके पास खाना है, आपको खाना परोसना है, तो आपके पास चावल है, दाल है, रोटी है, चोखा है, चटनी है, सब्जी है। आप सबको एक पतीले में, भगोने में डाल करके मिला दीजिए तो गाय का खाना हो गया ना। किसी व्यक्ति को ऐसा आप देंगे तो क्या खाना पसंद करेंगे? अर्थात बिल्कुल सब चीज अलग अलग होना चाहिए। दाल अलग, सब्जी अलग, चोखा अलग, चटनी अलग, चावल अलग, रोटी अलग। एक थाली में भी इस प्रकार से हम कटोरियों के साथ सजा सकते हैं। प्रस्तुतिकरण यही है, अर्थात वैरायटी हमारे पास है, लेकिन उस वैरायटी को कैसे प्रेजेंट करना है, किस क्रम में प्रेजेंट करना है, इसी को कहते हैं उत्तर लेखन क्षमता। तो आज का सेशन, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में कंक्लूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार विद्यार्थी कहते हैं उपयुक्त प्रकार से हिमानी निर्मित असलाकृतियों को देखा जा सकता है, वो देख चुके हैं। ऐसे में बी प्रोफेशनल, और ये हमें लगता है कि ये देना चाहिए, आवश्यकता नहीं। हाँ, परिचय में हमें ये लिखना चाहिए, क्योंकि परिचय में तो हमने लिखा ही था। जब आपके पास शब्द न हो और उत्तर में बहुत सारे शब्द बचे हुए हों, जिसको कहते हैं ना समय काटना, तब ऐसे शब्दों से खेलना शुरू करिए। उपयुक्त वर्णों विश्लेषणों से स्पष्ट है कि हिमानी कई प्रकार के असलाकृतियों का निर्माण करती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा मानना है आप बेहतर तैयारी करते हैं तो कंटेंट, कंसेप्ट होना ही चाहिए। मुख्य परीक्षा जो ऑनलाइन भी चल रहा है उसमें आप देखिएगा 5 प्रकार के असलाकृतियों का, अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ही मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन बैच चल रहा है। उसमें सारे टॉपिक्स को किस प्रकार से, प्रयास ये होता है कि कम से कम 300 से 400 शब्द के बराबर, क्योंकि वहां क्लास में तो इतने शॉर्ट में लिखूंगा नहीं, मैं डिटेल में समझा करके विद्यार्थियों को टॉपिक के साथ साथ उनको सोच और समझ के स्तर पर प्रिपेयर किया जाता है। एनीवे, फिलहाल ये सेशन प्रचार के लिए नहीं, आपके उत्तर लेखन कौशल में विकास के लिए था। इस प्रश्न का उत्तर एक बेहतर प्रस्तुतिकरण के साथ यही होगा। मिलते हैं अगले प्रश्न के उत्तर के साथ। 2020 का भी समाप्त हुआ नहीं है, तो मिलते हैं, सीखते हैं और आप उस गुणवत्ता का विकास करते हैं जिसके साथ एक अच्छा अंक प्राप्त करके अच्छे रैंक के साथ आप चयनित होंगे। यही टीम दृष्टि का भी प्रयास है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।